गुड आफ्टरनून क्लास टेंथ। हिंदी लिटरेचर में आज हम पढ़ेंगे यशपाल की कहानी का पार्ट 2, जिसका नाम है लखनवी अंदाज। हमने पहले पार्ट में लेखक के जीवन परिचय के विषय में बताया, लेखक की शैली के विषय में बताया, ये किस प्रकार के लेखन को पसंद करते थे, किस सिद्धांत को पसंद करते थे, इसके विषय में बताया। ठीक, आपने इनके विषय में पढ़ा और जाना। तो यहाँ लखनवी अंदाज का हमने कुछ अनुच्छेद पढ़े और अनुच्छेद को पढ़ करके उनको आपको उनके भाव के विषय में बताया, उनके व्याख्यान दे करके उनके विषय में समझाया कि किस प्रकार से लेखक बैठा, किस प्रकार से लखनवी अंदाज का एक व्यक्ति जो अपने आप को बनावटी बेस में बैठा हुआ है, खीरे को खा रहा है, किस प्रकार से वो देख रहा है, किस प्रकार से वहाँ बिहेवियर कर रहा है चुपचाप बैठ करके। तो ये इस पर आधारित कहानी है ये, और इसको हम और आगे पढ़ते हैं इन अनुच्छेदों को। अब देखते हैं आगे और क्या होता है। ठीक है, तो जहाँ से हम पढ़े थे उसके आगे से हम पढ़ रहे हैं। ओ नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया, आदाब अर्ज, जनाब खीरे का शौक फरमाएंगे। तो उसने जब खीरा काट करके रख दिया तो उनको आदाब करके नमस्कार करके, जैसा एक अंदाज होता है एक नवाबी, एक रईस व्यक्ति का जो अंदाज होता है, जैसे वो बात व्यवहार करते फिर उसी प्रकार वो बोले लेखक से। ठीक है, तो फिर लेखक क्या कर रहा है, नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा न लगा। भाप लिया आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों का हरकत में लथेड़ देना चाहते हैं। लेखक समझ गया कि बनावटी सफ़ेद पोशी जो हमारे सामने बैठा है बनावटी दिखावटी है, ये उस प्रकार के वातावरण या किसी प्रकार के परिवेश या वंश से ये ताल्लुक नहीं रखता, केवल इसकी बनावटी अंदाज है, व्यक्ति अलग का है, लेकिन ये हमारे सामने बनावटी बेस में दिखा रहा है। तो कुछ लेखक के कुछ ऐसे सिद्धांत होते हैं कि बहुत से ऐसे बनावटी बेस में आते हैं, बहुत से ऐसे बनावटी रूप धारण करके, छद्म वेश धारण करके हमें क्या करते हैं, पहले अच्छे अच्छे दिखाते हैं, हमें चमत्कार दिखाते हैं, तमाम प्रकार के चमत्कार दिखाकर आप उनसे नमस्कार कर लेते हैं। नमस्कार करने के बाद वो आपको ठग लेते हैं, तो आप फिर दुष्कार हो जाते हैं, ठीक, परेशान हो जाते हैं। तो यही सब लेखक का उद्देश्य है कि पहले यथार्थ को जानिए, यथार्थ क्या होना चाहिए, यथार्थ के विषय में आप अवगत हो जाइए कि वह अमुक जो व्यक्ति है या अमुक जो स्थान है या अमुक जो तत्व है, जो वस्तु है, ये सत्य है, सही है कि नहीं, उसके जांच परख पहले आपको करनी चाहिए। तब हम जाकर के उसके जो रूप है, जो बात कह रहा है, तब उस पर हमें गौर करना चाहिए, उस पर हमें विश्वास करना चाहिए। नहीं बस जैसे गया जैसे शुरू बस विश्वास कर लिया तुरंत। तो हमें बहुत ही सावधानी पूर्वक कहीं कहीं इसका प्रयोग करना चाहिए, यथार्थ का खोज करना चाहिए, उसका अनुसंधान करना चाहिए, यथार्थ को जानना चाहिए, और सत्य को जान करके तब आगे अपना कदम, अपना विचार रखना चाहिए, और किसी पर पराये पर कोई किसी से व्यक्ति पर हमें क्या करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो खीरे का अंदाज है, नवाबी जो फ्लर्ट दिखा रहा है सामने वाला व्यक्ति, ये उस नवाब के पेशे में नहीं था, उसके वातावरण में नहीं था, न किसी वंश से संबंधित रखता था कि बहुत रईस है। ये रईसपन केवल सामने दिखा रहा है, समझ रहे हैं ना। तो फिर जवाब दिया, शुक्रिया, किबला शौक फरमाए। नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरों के नीचे रखा तौलिया झाड़ का सामने बिछा लिया। सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया और तौलिए से पूछ लिया। जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें गोद कर झाग निकाला। फिर खीरों को बहुत एहतियात से छीलकर फांकों को करीने से तौलिए पर सजाते गए। ठीक, तो पहले तो उसको धोया, धो करके बढ़िया से बने तरीके से चाकू रखा, तो उसको काट करके जो उसको ऊपर कहते नहीं, सिर खीरा सिर से काटिए, मिलवत नमक लगाए, रहमन करोए मिखन को यही कर सुहाए। मतलब खीरा को जो ऊपर से काटते हैं और उस पर नमक मिर्च लगा करके जब उसको रगड़ते हैं ऊपर के बाद, तो कड़वाहट उसकी समाप्त हो जाती है।
ठीक है, वो खाने योग्य बन जाता। अगर वैसे खाओगे तो खीरा क्या होता है, कड़वा लगता है, खा नहीं जाता, फिर वो हम खाने में अच्छा नहीं लगता है। तो उसी प्रकार कोई कोई ऐसा मनुष्य होता है जो बहुत व्यंग बोलता है, बहुत कटवचन बोलता है। तो उसी प्रकार से अगर जैसे कड़वे खीरे में और कड़वाहट हम जब घोल दिया तो क्या होता है, उसकी कड़वाहट दूर हो गई। विष लोहे को लोहे से काटने का प्रयास किया जाता है, कहने का पर्याय है जैसे लोहा लोहे को लोहे ही काट सकते हैं। तो यहाँ पर कड़वाहट को कड़वाहट से दूर किया गया, ठीक है। और उसी प्रकार से कोई ऐसा व्यंग हो जो आपको बोलता है, बहुत दुख होता है, दूसरों को हृदय विदीर्ण करने वाला, दूसरों को दुख बोल करके बहुत दुख देने वाला व्यक्ति को भी उससे ज़्यादा अगर आप व्यंग करेंगे तो दोबारा आपको फिर वो क्या करेगा, आपसे बात नहीं करेगा, ना आपको कभी व्यंग बोलेगा, ना आपको ऐसी अपशब्द कहेगा जिससे आपको दुख हो। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए ऐसे ही व्यवस्था करनी चाहिए। जैसे खीरे के द्वारा हमने आपको उदाहरण में भी बताया कि खीरा सिर से काटिए, नमक मिलवत नमक लगाए और रहमन करवे मुखन को, यही करत सुहाय, यही कर उनके लिए भी शेष कर है। कड़वाहट भाषा को कटोक भाषा से ही जवाब देना चाहिए ऐसे व्यक्ति के लिए, तब वो ठीक रहेगा, ठीक है। आप फिर देखिए, लखनऊ स्टेशन में खीरे बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। ग्राहक के लिए जीरा मिला नमक और पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं। तो ये नवाब पोसी जो रईसपन अपना दिखा रहे थे, ये लेखक के सामने ये बनावटी रईसपन था, उनके अंदर कोई रईसपन नहीं था, ये दिखाने के लिए कर रहे थे ऐसा कि हम रईस, हम ऐसा हमारा कार्य था, हमारा व्यवहार ऐसा, हम रईसपन खानदान से बिलोंग करते हैं और ऐसे ही सबके सामने प्रस्तुत होते हैं जो सबको सामने वाले दिखाई पड़े कि हाँ ये किसी रईस घर का व्यक्ति है, ठीक है। लेकिन ये सब था नहीं, ठीक। फिर नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरे को फाकों पर जीरा मिला नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुरक दी। उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा और जबड़ों के स्फुरण से स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे की रसोदन कल्पना से पल्लवित हो रहा था, ठीक है। अब वो जब वो नमक मिर्चा उस पर लगा दिया बढ़िया से, जीरे का तड़का वड़का बढ़िया जो रखे थे उसको लगा दिया, तो अब उनका मन क्या हो गया, मुँह में पानी आ गया। और मुँह में पानी आना एक मुहावरा बना, मुहावरे का अर्थ होता है कि खाने की इच्छा प्रकट होना, बहुत तेज से उसे खाने की इच्छा होना, ठीक है। तो जब उन सबको लगाने की व्यवस्था कर दिया तो जो नवाब साहब थे अब उनका अंदर तो जी ललचा रहा है खीरे को खाने के लिए, बहुत अब मन करने लगा, उनके मुंह में पानी आ गया एक तरीके से। अब खीरा वो खाना चाहते हैं, अब सामने लेखक बैठा हुआ है, ठीक है। अब इनका बिहेवियर क्या होता है, जैसे हमने आपको पढ़ा था प्रेमचंद के फटे जूते। तो जैसे बहुत से लोग जूता मंगनी ले लिया, छोटा पड़ रहा उसको पहन लिया, पैर कटा जा रहा है चलते चलते, और लेकिन कष्ट सह रहे, लेकिन दिखाने के लिए वो बढ़िया जूता पहने हुए हैं, ठीक है। लेकिन मुंशी प्रेमचंद क्या थे, वो दिखावटी उनको भी पसंद नहीं था। यशपाल और मुंशी प्रेमचंद के दूसरा इनको मुंशी प्रेमचंद इसीलिए तो माना जाता है, ये भी उन्हीं के तरीके से ये कहानियां लिखते थे, उपन्यास लिखते थे जो यथार्थ है, बिल्कुल खरा, ठीक है। और ये गाजीपुर के थे यशपाल जी, गाजीपुर गंगौली स्थान पर। तो वहाँ पर ये उसी प्रकार से जैसे मुंशी प्रेमचंद की बात यथार्थ में लिखा था, उसी प्रकार ये भी। तो मुंशी प्रेमचंद भी यथार्थ को पसंद करते थे, इसी प्रकार ये भी यथार्थ को ही पसंद करते थे। वो हरशंकर परसाई ने उनके पर लिखा था प्रेमचंद के फटे जूते। तो जो यथार्थ था, जैसे उनका व्यवस्था थी, जैसा उनका रूप रंग था, जैसे प्रकार उनके पर आमदनी थी, ठीक उसी प्रकार से वो पहने हुए थे, उसी प्रकार से उनका रूप रंग था, उसी प्रकार फोटो खिंचा रहे थे, लोग उन पर हंस रहे थे। ये गलत है। जिसके पास जितना व्यवस्था है, जो जैसा यथार्थ हो ठीक तो है, कम से कम कोई कष्ट तो और नहीं है कि बनावटी वेश धारण कर ले, पैर कटा जा रहा है और हम परेशान हैं, अंदर अंदर कष्ट हो रहा है, लेकिन हम उसको दिखा नहीं रहे हैं। तो इससे अच्छा जो है हमारे पास उसे देख लो कि हमारे अंदर जो अंदरूनी कष्ट तो नहीं है, ये तो नहीं होना चाहिए, यही यथार्थ है। तो यहाँ पर ये भी इसी प्रकार से नमक को बढ़िया रईसी अंदाज में काटे, खीरा को काटा, तौलिए पर रखा, बढ़िया छिड़क करके जीरा नमक इसको लगाया, मिर्ची डाला, सब कुछ डाल करके खीरे को रख दिया। उनको जब ये स्वयं डाले और स्वयं मुँह में क्या गया, पानी आ गया। खाने के इनका खूब जी ललचाने लगा कि इसको कब खा लें, ठीक। लेकिन अब क्या करते हैं, हम कनखैयों से देखकर सोच रहे थे कि मियाँ रईस बनते हैं,
लेकिन लोगों की नज़रों से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए हैं। ठीक है, ये तिरछी नज़र से उनको देख रहे थे, लेखक सामने उनको नहीं देख रहे थे, तिरछी नज़र से देख रहे थे। इधर नज़र इधर था, लेकिन उनको बगल आंखें करके अपने कूट को, मतलब आँख के पुतलियों को बगल करके उनको देख रहे थे, उनके बिहेवियर को। ठीक, फिर नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया। वल्लाह सौ कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताजे खीरे की पनियाती फांके देखकर पानी मुंह में जरूर आ रहा था, लेकिन इनकार कर चुके थे। आज सम्मान निभाना ही उचित समझा, उत्तर दिया शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही है, मैदा भी जरा कमजोर है, किबला शौक फरमाए। ठीक है, इनका मतलब ये उर्दू शब्दों का भी इसमें प्रयोग किया है यशपाल जी ने, फारसी शब्दों का। ये उर्दू शेरों में जैसे बातें लिखी जाती है शायरियों में, उसी प्रकार के वक्तव्य इसमें लिखे हैं। ठीक है, बातें लिखी हैं। तो कई ये लेखक ने जब देखा खीरा की बढ़िया मनोदशा को तो इनके मन में भी खाने की इच्छा हुई। लेकिन एक बार इन्होंने खीरा, जब पहले इन्होंने बता दिया खीरा खाएंगे, तो इन्होंने पहले ही कह दिया था नहीं, पहले ही इन्होंने कह दिया नहीं। अब जब दूसरी बार काट वाट कर तैयार किया और जब मिर्चा उर्चा लगा दिया, बढ़िया तैयार हो गया खीरा, तौलिए पर रख दिया, तब इनसे फिर पूछा खीरा खाएंगे, तो इन्होंने अब जब पहले कह दिया नहीं खाएंगे, अगर अब कहता तो इनके सम्मान पर वो नवाबी रईसपन दिखा ही रहा था, तो इनके ऊपर हंसता लेखक के ऊपर। तो इन्होंने अपने आज सम्मान के लिए कहा नहीं ठीक है, मैं खीरा नहीं खाऊंगा, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका शुक्रिया, आप खीरा आप खाइए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मन था लेखक का खाने का, लेकिन अब इन्होंने बात को दबा लिया। ठीक, आज सम्मान के लिए किया, हमारे पर दोबारा हंसी नहीं। नवाब साहब ने सतीर्ण आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकाती खीरे की फांकों की ओर देखा, मतलब लालच खीरे की तरफ। जो नवाब साहब बैठे थे सामने, जिन्होंने खीरा काटा था, उस खीरे की तरफ इन्होंने देखा लालसा की हृदय से, लालच खाने की इच्छा से। लेकिन खिड़की के बाहर देखकर देव ने श्वास लिया, खीरे की एक फांक उठाकर होंठों तक ले गए। पहले फिर खीरे की तरफ देखा, उसके बाद खीरा को उठाया, वहां आनंद लिया, फिर अब खीरे का आनंद लेने जा रहे थे। लेकर गए मुख तक, फांक को सूंघा, स्वाद के आनंद में पलके मूंद गई, मुंह से भर आए पानी को घूंट गले से उतर गया। अब बताइए, पानी आ गया, मुंह में आ गया, बढ़िया खाने की बहुत इच्छा थी, बहुत ललाए थे, लेकिन अब उसको पानी जो मुंह में था उसको घूंट की तरफ पेट में अंदर कर लिया, मतलब अपने मन को दबा लिया। फिर खाने की जो उनकी चाहत थी वो मन के अंदर रख लिया। और फिर क्या किया, तब नवाब ने फांक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। नवाब साहब खीरे की फांकों को नाक के पास ले जा करके वासना का रस धारण कर खिड़की के बाहर फेंकते गए। फिर क्या किया कि उन्होंने लगाया, खीरे को देखा, खाने की इच्छा जबरदस्त थी, लेकिन अब जब लेखक ने कहा नहीं आप खाइए, आपको शुक्रिया धन्यवाद, उसने अपने बात को दबा लिया। और फिर इन्होंने भी कहा हम तुमसे कम रईस नहीं हैं। ठीक, बनावटी बात को दिखाने के लिए हम कहा तो तुमसे कम रईस हम नहीं हैं, तुम नहीं खाओगे तो एक खीरा मैं भी नहीं खाऊंगा, मतलब वो रईसपन दिखा रहे हैं, बहुत बड़े आदमी हैं हम बहुत अच्छे हैं, हम अकेले इसे नहीं करेंगे। ठीक, सारे खीरे को क्या कर दिया, बार बार करके खीरे को बाहर खिड़की के बाहर फेंक दिया। ये अच्छी बात है, ये दिखावटी बात है। मन में पीड़ा हो रही है, खाने की लालसा है, और कटे कटाए खीरे को अपने मुंह में पानी जो आया उसको दबा दिया, कष्ट सह रहे हैं, खीरे को बाहर कर दिया ट्रेन के। ठीक, फिर नवाब साहब ने खीरे की सब फांकों की खिड़की के बाहर फेंकर तौलिए से हाथ और मोड़ पूछ लिए और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया, मानो कह रहे हो यह है खानदानी रईसों का तरीका। देखिए, ये रईसों का तरीका है, ऐसे नहीं है कि हम अकेले खीरा खाएं और ये करें वो करें। हमने फेंक दिया, वो पूछ लिया खीरा, थोड़ी देर बाद वो हमें अच्छा नहीं लगा, बेकार है। ठीक, नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल थक कर लेट गए। हमें तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा, यह है खानदानी तहजीब, नफारत और तजाकत। हम गैर कर रहे थे खीरा इस्तेमाल करने की इस तरीकों, खीरे की सुगंध और स्वाद कल्पना संतुष्ट होने का सूझ नफीस या एब्स्ट्रैक्ट तरीका जरूर कहा जा सकता है, परंतु क्या इसी तरीके से उधर की तृप्ति भी हो सकती है। ये नवाबी रईस तो ठीक है भैया, ठीक,
लेकिन ये अच्छी बात है कि अपने उधर की तृप्ति नहीं हुई, हमारे मन में संतोष नहीं हो रहा है, हम परेशान हैं। जब तक ट्रेन चलता जाएगा तब तक हम दोबारा कहीं स्टेशन रुक करके या कहीं उस चीज़ को खा नहीं लेंगे, तब तक हमारा मन तृप्त नहीं होगा, तब तक हमारे अंदर पीड़ा ही बनी रहेगी उस चीज़ को खाने के लिए। हम ललायत में रहेंगे, लेकिन कष्ट सह रहे हैं, लेकिन नवाबी हम दिखा रहे हैं, ये बहुत बड़े नवाब हैं, बहुत बड़े रईस हैं। ये अच्छा है? नहीं अच्छा है, बिल्कुल नहीं अच्छा है, यथार्थ नहीं है। यथार्थ को अपनाना ठीक होता है। उसको खीरा खाना चाहिए था उस समय, जब उनकी मन की लालसा अंदर से थी, उसे खाना चाहिए था। ये सब क्या है? आडंबर पीटने से क्या फायदा है? कष्ट सहने से, ऐसे कष्ट को सहने की आवश्यकता नहीं। आप इस पर शिक्षा ग्रहण कीजिए, एक तालीम लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे ढकार का सर सुनाई दिया और नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कहा दिया, खीरा लजीज होता है लेकिन होता है शकील। नमुराद मंदे पर बोझ डाल देता है। ज्ञान चच खुल गए, पहचान है या नहीं नई कहानी के लेखक। खीरे की सुगंध और स्वाद कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है, तो बिना विचार घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मां से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती? तो कहानी भी बन सकती है। अब ये क्या है कहानी का? मैं ये इसी कहते हैं आ कहानी, जो 1985 के बाद से जो कहानियां का लेखन प्रारंभ हुआ था उसे कहते हैं आ कहानी। अब आ कहानी का क्या अर्थ होता है? आ कहानी में कई चीज डिवाइड हो जाते हैं। इसे कहते हैं साठोत्तरी कहानी। 60 के दशक में जो कहानियां चल रही तो उसको भी इसी में लिखा गया, ठीक। और आ कहानी, ये कहानी कहाँ से लिया गया है? अंग्रेजों यूरोप से ग्रहण किया गया है, जिसमें कहानी के किसी भी तत्व को अपनाना नहीं जाता है। जैसा पाया कहानी बना दिया, लिख दिया। वो मनोरंजनात्मक हो कि नहीं है, कि कोई उद्देश्य परक है कि नहीं है, कोई क्या है, उसमें कितना शब्द की व्यंजना है, कौन कौन शब्द को रखना है, इसमें कोई नियम का बंधन नहीं होता है। जैसे पाया लिख दिया, कहानी पूरी हो गई। आपने कहानी को पढ़ लिया, थोड़ा बहुत आपको ज्ञान प्राप्त हुआ, बस हो गया कहानी। लेकिन कहानी का मूल विभाग क्या होता है? एक मनोरंजनात्मक होना चाहिए। कहानी सबसे बड़ी चीज ये है। कथन होना चाहिए, एक से अधिक पात्र होने चाहिए, एक उद्देश्य पूर्ण होनी चाहिए, भाषा एक तरीके से परमार्जित सहज सरल होना चाहिए, ठीक है। बातचीत का कथन होना चाहिए, एक चीज से दूसरे की बात होनी चाहिए, ठीक। एक पात्र है, दूसरे पात्र से बात कथन होना चाहिए। ये सब कहानी के तत्व शैली है, ठीक है। भाषा शिल्प बनावट अच्छी होनी चाहिए और मनोरंजन प्रधान होना चाहिए। अब इसमें कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है, बस जैसे पाया झोंक दिया खीरे के माध्यम से, गए ट्रेन पर बैठे, रबाब रहीस मिल गए, ये किया वो किया, बस खत्म कहानी। तो ये यूरोप के ऐसी कहानियाँ स्टोरीज लिखी जाती हैं और इसी स्टोरी को ग्रहण करके अपने हिंदी में जब इसको ऐसे कहानी बनाकर लिखा जाने लगा तो उस प्रक्रिया को कहा गया आ कहानी। तो आ कहानी, ये इसी कहानी को हम क्या कहते हैं? आ कहानी। और ये आ कहानी यशपाल जी आज जो 1885 उनके बाद जो कहानी प्रकाशित होने लिखा चाहे जब गया हो, इनके उम्र पर मत जाइए, इनके जन्म मृत्यु पर मत जाइए। ये जब भी लिखा गया है, जब ये प्रकाशित हो गया, बस उसके आधार पर जब इसी कहानी जब प्रकाशित हुई, उनको छांट लिया गया था ना इसी कहानियों को। मतलब जो इस प्रकार की कहानी उनको अलग कर दिया गया, उनको अलग कर दिया, उनको अलग कर दिया, और उसके बाद धीरे धीरे करके वो प्रकाशित होने लगा। फिर सबसे आखिरी में जब ये रखा हुआ था, इसको 1985 की बात से जब ये प्रकाशित होने लगा, इसे कह दिया आ कहानी, ठीक है। तो ये इस प्रकार की कहानियों को हमने पढ़ाया और आप लोगों ने इसको पढ़ा, ठीक है। और पढ़ करके आपने इस पर ज्ञान अर्जित किया कि ऐसे नवाबी ठाट बाट को हम रखने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, कोई मतलब नहीं है। तो हमें ऐसे नवाबी ठाट बाट नहीं करना चाहिए। अच्छा, हम कुछ भाषा अध्ययन, ठीक है, इसके क्वेश्चन आंसर कुछ दिए हैं। लेखक को नवाब साहब किन हाव भाव से महसूस हुआ कि उनसे
बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं है। किस लिए उत्सुक नहीं है? उनकी तरफ देख, अब इसमें पढ़िए उनकी तरफ क्यों लगा कि बातचीत करने में उत्सुक नहीं है। अभी आपने पढ़ा होगा अनुच्छेदों में, वो जब चढ़े तो उनका भाव भाव किस प्रकार से था, कैसे थे, उनकी तरफ देखा नहीं, वो अपनी तरफ हो गए। जिस जैसा भी हो बस उसी प्रकार से आप भाव निकाल लीजिए, भाव निकाल करके आंसर दे दीजिए। ठीक। नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नवनीतपुर का अंततः सुनकर की खिड़की से बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? उनका ऐसा करना उसके स्वभाव को ऐसा इंगित करता है। ये बनावटीपन है। ठीक। मन में पीड़ा हुआ कि बाद खीरा काटो नवाबी दिखाओ फालतू, इससे क्या मतलब है? ठीक। ये ठीक नहीं है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। ये अब ये नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक बुरका नता सुनकर खिड़की से बाहर फेंक। उन्होंने ऐसा क्यों किया? वो अपने रहीसपन दिखाने के लिए, अपने आप को श्रेष्ठ समझने के लिए, रहीसपन नवाबी दिखाने के लिए ऐसा किया था। ऐसा करना क्या था? बिल्कुल उचित नहीं था। ये ठीक नहीं है कि अंदर पीड़ा सह करके नवाबी दिखावटी के लिए अपने जीवन को बर्बाद, कष्ट से अपने जीवन को वहां पहुंचा दे। ये गलत है बिल्कुल। ठीक। बिना विचार घटना पात्रों के बीच क्या कहानी लिखी जा सकती है? सवाल के विचार से आप क्या कहाँ तक सहमत हैं? लिखी जा सकती है, क्योंकि कहानी के जो प्रारंभिक जो रूप है उसको जहाँ पर बैठे आप चाहें तो उसे कहानी के रूप में आप उसको लिख सकते हैं, थोड़ा मनोरंजनात्मक बना करके। ऐसे ही कहानी को आप मनोरंजनात्मक थोड़ा बहुत करके और थोड़ा बिना पात्र घटना की आप कहानी लिख करके उसको आप कर सकते हैं। ये तो हमारा विचार है। लेकिन दूसरे विचार में बिना पात्र और घटना के और बिना किसी विचार के कोई कहानी तैयार सही से नहीं होती। ये कहानी का सही रूप नहीं होता है। अगर ऐसी चीज नहीं है, घटना नहीं है, पात्र नहीं है, विचार नहीं है, उद्देश्य नहीं है, तो ये सब कहानी वानी के कोई मूल भाव फिर नहीं, वो कहानी नहीं होती, फिर कहानी होती है। जो कहानी का रूप होती है लेकिन वो कहानी सही, इसीलिए कहानी के आगे लगा हुआ है, जो उसका विलोम का जो कहानी पूर्ण रूप से ना हो। ठीक। इसलिए उसे कहानी लिखा गया है। तो बिना पचार और पात्र की घटना की हम कहानी सही से पूर्ण रूप से नहीं लिख सकते हैं, और लिख भी सकते हैं तो कहानी का पूर्ण रूपांतर नहीं बन पाएगा। ठीक। कहानी को छूता हुआ रहेगा, बस ऐसी प्रक्रिया को हम कहानी कह देते हैं। ठीक है। अब देखते हैं आप इस निबंध को और क्या नाम देना चाहेंगे? क्या नाम देना चाहेंगे? बनावटी अंदाज। ठीक। बनावटी हाव भाव, बनावटी स्वभाव। ठीक। ऐसे तमाम जो विरचना का आप नाम दे सकते हैं। बनावटी रहेगा ये। ठीक। बनावटी पर आधारित, बनावटीपन हो जाएगा, ये सब हो जाएगा। नवाब साहब द्वारा खीरा खाने की तैयारी करने का एक चित्र प्रस्तुत किया गया। इस पूरी प्रक्रिया को अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। खीरा काटा, ये किया, सूंघा, नमक मिर्च मुर्गा, ये किया, तौलिया बिछाया, धोया, लूटा उठाकर, ये सब लिखना है आपको। और उसको तौलिए पर सजा दिया, उसके बाद पूछा उनको खाने के लिए, फिर उन्होंने शुक्रिया का, फिर उसके बाद क्या जो किया उसको भी आप लिख सकते हैं। किन किन चीज़ों का रसायन करने के लिए आप किस प्रकार की तैयारी करते हैं? जो आप किसी चीज़ को खाने पीने के लिए जो तैयारी करते हैं, कैसे आप करते हैं? आम खाना है, कैसे करते हैं? आम को कैसे कहाँ रखते हैं पहले, उसके बाद क्या करते हैं, कैसे काटते हैं, कैसे प्लेट में रखते हैं, किस प्रकार से आप उसका धीरे धीरे रसायन करते हैं, ऐसा आपको लिखना है। ठीक। खीरे के समान नवाब साहब के व्यवहार को उनकी सनक कहा जा सकता है। आपके नवाबों की और सनकों की शौक के बारे में पढ़ा सुना होगा, किसी के बारे में लिखिएगा। ऐसे बहुत ऐसे लोग हैं जो कष्ट से करके अपना नुकसान कर देते हैं और बनावटीपन के लिए अपने जीवन को भी हानि पहुंचाते हैं, लेकिन कष्ट उनको बहुत होता है, लेकिन अपनी बनावटीपन नहीं छोड़ते हैं। ऐसा कोई अगर आप कहीं भी यथार्थ घटना को आपने देखा हो या फिर सुना हो या किसी कहानी के माध्यम से सुना हो, उसको लिख डालिए, उसको समझ जाइए। ऐसे लिखना है कि हाँ ऐसे थे, वहाँ पर गए थे, हमने देखा, उसका अवलोकन किया, वो सब दिखावटी था, वो बहुत पीड़ा में थे, ऐसा किया और इससे उनको बहुत हानि हुई, लेकिन दिखावा बनने के लिए उन्होंने ऐसा कर दिया। आज भी वो कष्ट में ही जीवन उनका व्यतीत हो रहा है। तो इससे आप कोई भी कहानी अपने स्वयं से बना करके आप लिख सकते हैं। ठीक है। तो आज का हमने आपको कहानी का जो बचा हुआ भाग था पार्ट 2
उसको आपको स्पष्ट कर दिया, इस पर व्याख्यान दे दिया। इसको आप पूर्ण कर लीजिए। इसका क्वेश्चन आंसर, लेखक परिचय, शब्दार्थ लिख लेना है आपको और लिख करके कॉपी तैयार कर लेनी है, ठीक है। क्योंकि आपको बोर्ड की परीक्षा तो तैयार करना है। अब इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे व्याकरण प्रकरण में। पद परिचय है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, वाच्य क्या है, ये सब आपको पढ़ाएंगे और इसके विषय में जानकारी देंगे। तब तक आप इसको पढ़िए, इसका अवलोकन करिए और अपने क्वेश्चन आंसर को, शब्दार्थ को, लेखक परिचय को सब अपने कॉपी पर लिखिए। थैंक यू।